जिस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा सत्ता का सिकंदर। बंगाल की जनता किसको सौंपेगी जनाधार। 294 सीटों के इस जंग में आधा रास्ता तय हो चुका है और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बहुमत के लिए 148 का आंकड़ा जरूरी है। मुकाबला सीधा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है। अब की जीत हार का पूरा समीकरण एसआईआर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। बीजेपी और एसआईआर का डर चला तो टीएमसी आगे नजर आ रही है। तो वहीं चुनाव में अगर मुद्दों की मैं बात करूं तो जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, यानी कि जीत का दम भर रही है, उसकी बड़ी वजह है एसआईआर का गणित बताया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटाए गए हैं, जिसमें 47 लाख मृत लोगों के बताए गए, जबकि बीजेपी से क्लीन वोटर लिस्ट मानते हुए अपने पक्ष में बड़ा दावा करती हुए नजर आ रही है कि इस बार बड़ी मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और इसी आधार पर 150 से 170 सीटों का अनुमान जताया गया, जबकि टीएमसी को 110 से 140 सीटों पर सिमटने की बात कही जा रही है। यानी बीजेपी का पूरा फोकस आंकड़ों के इस गणित पर ही निर्भर है और इसी भरोसे के साथ पार्टी बंगाल में सरकार बनाने का दम भर रही है। बीजेपी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोपों को जोर शोर से उठाया। इस पूरे चुनावी समय में चुनावी मंचों से लेकर जनसभाओं तक यही मुद्दे पार्टी के मुख्य हाशिए पे हथियार बने। और इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर बड़ा वादा किया। जहां अभी 1500 रुपए मिलते हैं, उसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने की बात कही गई है। लेकिन जो मुद्दे पूरी तरह से प्राथमिकता के साथ उठाए गए और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो बात कही जा रही है कि 4 मई को परिवर्तन आना है, पहले वो बयानबाजी भी सुनाते हैं आपको। टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा, हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। और साथियों, मैं सभी शरणार्थियों को, मतुआ नामशूद्र परिवारों को भरोसा देता हूं कि आपको नागरिकता मिलकर ही रहेगी। ये दीदी के लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया में भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुंडागर्दी होने वाली है। मैं आज बेहाला वालों को कहकर जाता हूं, डरना मत डरना। आज इस मंच से ममता के सारे गुंडों को कहकर जाता हूं मैं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर मैं देख रहा था, बड़ा बाजार में मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए।
टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं। लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। आपको शासन की योजना का मिलने वाली लाभ की गारंटी, आपका विकास, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा भी, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, माताओं और बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी, हमारे विरासत से जुड़े हुए मां काली के स्थान हो, बाबा तारकनाथ का स्थान हो, इनमें भव्य कॉरिडोर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम है। कांग्रेस के समीकरण की करेंगे तो यहां एसआईआर की एक अलग ही असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड पर यह धारणा बनी हुई है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद नागरिकता पर भी असर पड़ सकता है और इसी डर ने वोटरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक ले जाया गया। तो यह दावा टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। जिनके नाम सूची में बने रहे उन्होंने हर हाल में वोट डालने की कोशिश की इस बार, और यही वजह रही है कि कई जगह बम्पर वोटिंग देखने को मिली। टीएमसी ये मान रही है कि ये बढ़ी हुई वोटिंग उन्हीं के पक्ष में जा गिरी है और इसी आधार पर पार्टी 160 से 190 सीटों के जीतने का ताल ठोक रही है। यानी टीएमसी के लिए एसआईआर डर नहीं बल्कि सियासी ताकत बनता हुआ नजर आया। लेकिन असली खेल उन सीटों पर है जहां बहुमत कम जीत के, यानी कि जो जीत और हार का अंतर था उसमें कम देखा गया। अगर 2021 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर मैं देखूं तो वो चार्ट भी दिखाइए कि किस प्रकार से 21 में क्या कुछ परिणाम देखने को मिले थे। जिस प्रकार से करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों से जीत हार तय हुई थी, जबकि करीब 50 सीटों पर 2 से 5000 सीटों का अंतर रहा था। 100 सीटों पर वोट का अंतर करीब 5000 से 10,000 के बीच था। 47 लाख वोट कम होने पर ऐसी सीटों के नतीजे पलट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 150 से 170 सीट जीत सकती है। तो ये तस्वीरें देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं समीकरण देखूं कि 2021 में जो परिणाम आए थे 294 कुल सीटें हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। तो यानी कि जो कांटे की टक्कर थी टीएमसी और बीजेपी में, और लेकिन आप वोट फीसदी देखेंगे, परसेंटेज को देखेंगे तो महज 10% का ही अंतर देखने को मिला। 48.5% जबकि भारतीय जनता पार्टी को 38.4% ही, जो आपको बताते चले उस बार वोट में परसेंटेज का अंतर था। तो मैं लगातार वो आंकड़े बता रही हूं कि असली खेल उन्हीं सीटों पर होगा जहां बहुत कम अंतर से जीत हार हुई थी। 2021 विधानसभा के लिहाज से देखें तो करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों की वजह से जीत हार तय हुई थी, जबकि करीब 50 सीटों पर 2 से 5000 वोटों का अंतर था। 100 सीट तो ऐसी है जहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर सीधी टक्कर देखी गई। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार बंगाल की लड़ाई किस ओर दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। विनय जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, हम लगातार बता रहे हैं कि उस बार भले ही जीत 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हुई हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उस बार महत्वपूर्ण रहा था चुनाव में, और उस बार क्या परिवर्तन की लहर? नमस्कार आरती जी। कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें टीएमसी और भाजपा का जो वोट परसेंट था उसमें डिफरेंस केवल 10% का था, 10% का उसमें डिफरेंस था। और पिछली बार भी से अगर इस बार की हम अगर तुलना करते हैं तो जो वोट परसेंट जो पोल हुआ था वो लमसम 83% था और फर्स्ट फेज में 93% गया। हम यही मान सकते हैं कि सेकेंड प्लेस में भी हो सकता है 93% के आसपास वोट पोल हो। तो 10% का डिफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। जो एसआईआर में जो वोट कटे हैं उसी की वजह से 10%
वोट पोल ज्यादा हुआ, 83% से 93% हुआ है। अब ये 10% का जो गणित है, जिस 10% के गणित से पिछली बार टीएमसी ने भाजपा को 77 पे और अपने को 200 पार किया था, इस बार अमूमन 10% के आसपास ही वोट कटे हैं एसआईआर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब भाजपा के कटे हैं या वो टीएमसी के कटे हैं, लेकिन 10% के वोट कटने की वजह से ही 10% का इजाफा हुआ है। 83% से 93% वोट पोल हुआ है। उसी मैथमेटिक्स में इस चुनाव का रिजल्ट निहित है कि उस 10% जो कटने से किसका वोट कितना कटा है। निश्चित तौर पे जो 5,000 से 10,000 के बीच की जो सीटें हैं, जीत हार का अंतर जिसमें 5,000 से 10,000 के बीच में रहा है, उनमें ये गणित बहुत अच्छी तरीके से लागू होगा और सीटों का उलट पलट इन्हीं सीटों पे देखा जाएगा, इतने अंतर। बिल्कुल, लेकिन जो एसआईआर का मुद्दा दोनों ही कह रहे हैं कि जो ये बम्पर वोटिंग हुई है वो मेरे खाते में आई है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि 130 से 140 सीटें तो तृणमूल कांग्रेस ले जाती हुए नजर आ रही है, लेकिन एसआईआर किस ओर ज्यादा लुभाता हुआ नजर आया ये मुद्दा? देखिए, एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज पे पीक पे होता है तो उसके बाद उसको नीचे ही आना होता है। लेकिन टीएमसी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था कि वो मुस्लिम जो वोट बैंक है, वो जो 27 से 30% के आसपास जो है, उसका लगभग 95% उसको वोट मिलता था। अब उसको 100 के ऊपर तो नहीं ले जा सकते हैं। उसका जो वोट बैंक है वो पिछले 3 चुनाव में एकजुट है और एकजुट होकर वो टीएमसी को वोट कर रहा है। अब उसमें एसआईआर में जितने भी वोट घटे होंगे वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो भी वोट घटे होंगे वो कहीं ना कहीं टीएमसी का के ऊपर एक आघात है, उसका ही वोट बैंक कम होगा। दूसरी तरफ जो 70% हिंदू है उसमें भी टीएमसी का एक अच्छा जनाधार था, करीब करीब 35 से 40% के आसपास जो है पिछले चुनाव में 35 से 40% हिंदुओं का भी उसको वोट मिला था। भाजपा कहीं न कहीं वो 70% को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। ये सेकंड फेज निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए एज है। हाँ। यहाँ पे बेसिकली जो है टीएमसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछली चुनाव में जो है। बिल्कुल भाजपा का खाली यहाँ पे वही एक फोकस रहेगा कि वो हिंदू वोटरों को कितना एकजुट कर पाए। क्योंकि 70% का डिफरेंस ज्यादा है। अगर यहाँ पे हिंदू अगर कंसोलिडेट होता है तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, बीजेपी ने तो हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उतारा, तमाम तरह के पैतरे इसमें आजमाइश देखने को मिले, लेकिन दोनों तरफ से सबसे ज्यादा ऑफर 49% महिला वोटर को लेकर काफी देखने को मिला। चाहे मैं ममता बनर्जी की बात करूं तो हर महीने 1500 खाते में डालने की बात कही गई और बीजेपी से तो डबल करने का वादा कर दिया गया, क्योंकि बंगाल का सियासी इतिहास यही रहा है कि आधी आबादी जिधर चल देती है वही सरकार बननी तय है। देखिए, निश्चित तौर पे जो आधी आबादी है महिला वोटरों की, वो उनका वोट हमेशा निर्णायक रहता है। पिछले कुछ अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो आधी आबादी अपने विवेक और बुद्धि से वोट करती है। वो बेटा, पति या पिता के कहने से वोट नहीं करती है, वो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करती है। अगर पिछले 10-15 सालों की अगर बात करें तो वहां पे आधी आबादी का जो वोट है वो बहुत निर्णायक भूमिका में आ जाता है। देखिए, दो चीजें जहां पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी महिलाओं के सबसे फेवरेट पसंद है, वो मोदी को जो है आधी आबादी जितना ज्यादा हो सकते उतना समर्थन करती है। कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में उलट इसके ममता बनर्जी को भी आधी आबादी का भरपूर सहयोग मिला है। देखिए, योजनाएं 1500 अगर वो दे रहे हैं लक्ष्मी भंडार में, वो डबल कर देंगे। ये योजनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी भंडार योजनाओं का फायदा ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उतना ही 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हो सकता है कि कुछ रूरल एरियाज में महिलाओं को ये लक्ष्मी भंडार योजना का साथ मिले, लेकिन ये चीज देखी गई है कि ममता बनर्जी को खासकर शहरी क्षेत्र में आधी आबादी ने एंटी इनकम्बेंसी के वजह से उनसे पूछा गया है तो उन्होंने जवाब दिया है कि अब समय हो गया है
ममता बनर्जी को जितना डिलीवर करना था वो कर चुकी है। अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पहले चरण में हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई, 92% से ज्यादा, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। क्या दूसरे चरण में भी यही आंकड़ा और यही इतिहास पार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार वोटर्स काफी जागरूक नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे वोट परसेंटेज 93 के आसपास फर्स्ट फेज में था, सेकेंड फेज में भी इसी के आसपास रहेगा। और इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो पश्चिम बंगाल का वोटर हमेशा बढ़ चढ़ के वोट पोल करता है, FIR के पहले भी ये चीज। अब इस FIR में पक्ष या विपक्ष की तरफ से जो भी चीजें, तो खासकर पक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाया गया कि FIR के बाद जो वोटर जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है, अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और राज्य की जो मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही हैं वो हटा दी जाएंगी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से एक बंगाली वोटर, अब आप आज की डेट में पश्चिम बंगाल में पूरे हिंदुस्तान से हर एक वोटर जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो करीब 98% बंगाल आ चुका है। और वो पूरा का पूरा वोट फर्स्ट फेज में उसने डाला था और सेकंड फेज में भी डालेगा। तो यह अंदेशा इस चीज का 100% है कि वोट परसेंट 93 to 95% के आसपास। बिल्कुल विनय जी, एक और बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से नॉर्थ 24 परगना की मैं बात करूं या फिर हुगली, इस बार खासा फोकस रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार में। देखिए, दो फेज में अगर इसको हम बताएं 142 सीटें हैं, उसमें जो ग्रेटर कोलकाता है 35 सीटें हैं, शहरी क्षेत्र है। पिछले चुनाव में 35 सीट में 0 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, क्लीन स्वीप किया था ममता बनर्जी। नादिया में कहीं न कहीं 17 सीटों में 8-7 का एक मुकाबला था, वहां से उसने 8 सीटें जीती थी। और ओवरऑल अगर 142 सीटों में हम बात करें तो वहां से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेकंड फेज बहुत टफ है और कहीं न कहीं उसकी जो कोशिश है कि अपनी 18 सीटों को वो बढ़ा के वो 60 से 70 के आसपास ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे अर्धशतक यानी 50 का मौका मिलता है तो सत्ता की बागडोर ममता बनर्जी को इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 110 सीटें पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये किस प्रकार से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ओवर लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं इस बार आने के लिए? देखिए, मैं ये चीजें जो कही जा रही हैं इसके अलावा भी कुछ हम कहेंगे। निश्चित तौर पे जो पहला फेज था वो भारतीय जनता पार्टी का एक फेज था, भारतीय जनता पार्टी का वो डोमिनेंस था फेज। और वहां पे दावे तो दोनों पार्टियां कर रही हैं कि 100 के पार उनको सीटें मिलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दावे में कुछ मजबूती दिख। वही सेकंड फेज कहीं ना कहीं टीएमसी का मजबूत गढ़ है और उसको भी 100 के आसपास की सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए, एक चीज फैक्ट है जो टीएमसी को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इस चुनाव में लगता है कि नेट टू नेट यानी 50% का जो है चांसेस है। देखिए, टीएमसी को खाली 148 के आसपास रहने की जरूरत नहीं है, उसको मार्जिन लेना होगा 175 के पार, तभी वो 5 साल आरामदायक सरकार चला सकती है। अगर उसका मार्जिन 148 जो जादुई आंकड़ा है उसी के आसपास रहता है 10-5 सीटों के इधर से उधर, तो उसको सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां पे चुनाव जीतती है वहां पे तो सरकार बनाती ही है, लेकिन जहां पे 10-5 सीटों से अंतर से रह जाती है वहां पे वो निश्चित तौर पर सरकार। बिल्कुल, आप देख पा रहे हो कि जब पहले चरण में बम्पर वोटिंग होती तो लास्ट मौके पर केजरीवाल ममता बनर्जी के समर्थन में उतरते हैं, तेजस्वी यादव पहुंचते ममता बनर्जी के समर्थन में, लेकिन अखिलेश यादव इस बार एक भी रैली करने नहीं पहुंचे। देखिए, दो कारण है उसके। ये ममता बनर्जी के ऊपर है कि वो किसको विपक्षी पार्टी में किस नेताओं को अपने पास बुलाते हैं और उनको जो है उनसे जो है मतलब प्रचार प्रसार कराते हैं, कोई स्वतः तो ऐसे जाता नहीं। दूसरी चीज ये है कि आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद उत्तर प्रदेश ही है, बड़ा प्रदेश है, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश पे अपना जो है फोकस किए हुए हैं।
हाँ। हालांकि पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी चुनाव होना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इस समय उनके पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उनको उन्होंने बुलाया। और इन दोनों का जो वोट है, जो वोटर्स हैं, वो कहीं न कहीं मुस्लिम को छोड़ के भी अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत जो हिंदू डोमिनेंस क्षेत्र है, वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल कुछ छाप छोड़ सकते हैं। इसलिए शायद हो सकता है ममता बनर्जी ने उनको याद किया होगा और वो गए होंगे। प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां एकजुट एक मुश्त ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई है। वहाँ पे सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल, लेकिन दूसरे चरण में बहुत ज्यादा चुनाव आयोग को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपने देखा था पहले चरण में छुटपुट घटना देखने को मिली, लेकिन जब प्रचार के दौरान जब वहां पे झड़प की घटना सामने आई, उसके बाद भी सियासत खूब गरमाई कि ममता बनर्जी हार के डर से इस तरह की घटनाएं करवा रही है। देखिए, वो तो एक ट्रेलर था जो फर्स्ट फेज में दिखाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है। निश्चित तौर पे जितनी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की ये सेकेंड फेज पे दांव पे लगी है, उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बल और निर्वाचन आयोग की लगी हुई है, क्योंकि इस चीज की अंदेशा सबसे ज्यादा है कि सेकेंड फेज में कहीं न कहीं हिंसा हो सकती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और निर्वाचन आयोग बहुत चुस्त दुरुस्त और एक एक चप्पे पे पैनी नजर रखे हुए हैं। अब तो कल का वक्त ही बताएगा ये जो मतदान सेकेंड फेज का हो रहा है उसमें हिंसा कितना और किस तरीके से अख्तियार देती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमसे जुड़ने के लिए, और इंडिया सुपरफास्ट से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो बताते चले, इस बार दोनों तरफ से सबसे ज्यादा ऑफर 49% महिला वोटर को दिए गए हैं, और ममता बनर्जी हर महीने 1500 खाते में डालने जा रही हैं और बीजेपी से डबल वादा, यानी कि इसे डबल करने का वादा कर रही, क्योंकि बंगाल का सियासी इतिहास कहता है कि आधी आबादी जिसके साथ चल देती है, बंगाल में सरकार उसी की बनती है। और एक तरफ बीजेपी महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बनाती आई है, और बताते चले असली खेल उन सीटों पर रहेगा जहां बहुत कम अंतर से जीत हार की, जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों से जीत, यानी कि जीत हार तय हुई थी। और लेकिन इन्हीं सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी खास फोकस रखती हुई नजर आई। देखने वाली बात होगी ये 4 मई को मतदान के बाद जो परिणाम आए होंगे 4 मई को, वो किसके खाते में जाते हुए नजर आएंगे।